जी नमस्कार, एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने राष्ट्रपति जो टॉपिक है प्रेज़िडेंट, इसके बारे में बात करते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है इफ़ ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो राष्ट्रपति सबसे पहले हम बात करें क्या ये कार्यपालिका है। ये कार्यपालिका अपने व्यक्तियों का ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, फैसले करने और उन्हें लागू करने का अधिकार देता है। ठीक है, कार्यपालिका होती है उस कार्यपालिका के आपके व्यक्तियों को ऐसा निकाय होता है जिसके पास देश के संविधान और कानून के आधार पर क्या है, नीति बनाने हैं, फैसले लेने हैं और उनके आपके लागू करने के अधिकार उनके पास होते हैं। कार्यपालिका के प्रकार देखें तो एक सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आपके आधारित प्रणाली होती है और एक होती है व्यक्ति के नेतृत्व पर आपके सिद्धांत पर आधारित। ठीक है, संसदीय देखें तो भारत और ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है जो आपके सरकार के प्रमुख आमतौर पर प्रधानमंत्री कहलाते हैं। जो सरकार के प्रमुख होते हैं वो आमतौर पर आपके प्रधानमंत्री होते हैं। किसमें? संसदीय व्यवस्था में। कौन सी व्यवस्था में? संसदीय व्यवस्था में। वह विधायिका के बहुमत वाले दल का नेता होता है। ये क्या आपकी जो विधायिका होती है, इस विधायिका में बहुमत दल वाले जो नेता होता है वो होता है कौन? प्रधानमंत्री। वह विधायिका की आपके प्रति जवाबदेही होता है। किसके? विधायिका होती है, इस विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। किसके प्रति? विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। साथ में देश का प्रमुख राजा या राष्ट्रपति हो सकता है। देश का प्रमुख राजा या राष्ट्रपति हो सकता है। जैसे राजा कहाँ पर है? ब्रिटेन में है और राष्ट्रपति कहाँ पर है? इंडिया में है। अब देखिएगा, एक है अर्ध अध्यक्षीय जिसमें फ्रांस है, रूस है, श्रीलंका है। ये आपके निर्वाचित राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। जो निर्वाचित होता है कौन है? राष्ट्रपति व देश का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। गवर्नमेंट का जो प्रमुख होता है ये कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और देश का प्रमुख कौन होता है? वो आपके राष्ट्रपति होता है जो निर्वाचित होता है। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति क्या होती है? जवाबदेही होती है। अर्ध अध्यक्षीय आपके जो व्यवस्था होती है उसमें एक होती है अध्यक्षीय व्यवस्था जैसे कि अमेरिका। तो यहाँ पर आपके राष्ट्रपति देश के साथ साथ सरकार का भी प्रमुख होता है। कौन? राष्ट्रपति देश के साथ साथ सरकार का भी प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर आपके प्रत्यक्ष मतदान से होता है और वह विधायिका के प्रति क्या है? जवाबदेही नहीं रखता है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। संसदीय शासन में कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। और जो अब भारत में राष्ट्रपति है, ये राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक संवैधानिक प्रधान होता है। जो आपकी कार्यपालिका होता है, इस कार्यपालिका का आपसे पूछ रहे एक औपचारिक या संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आपके मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका आपकी होती है। तो देखिए, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद क्या होती है? वास्तविक कार्यपालिका होती है। नाम मात्र की या आपकी औपचारिक कार्यपालिका कौन होती है? ये आपके राष्ट्रपति आपकी कार्यपालिका का औपचारिक या संवैधानिक प्रधान होता है। और प्रधानमंत्री नेतृत्व में मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका होती है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति है जो राष्ट्र का प्रमुख होता है। राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्र का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। राष्ट्र का प्रमुख, राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है? ये होता है आपके राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति का हो गया। और साथ में देखिए, जबकि प्रधानमंत्री किसका होता है? सरकार का मुख्य होता है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन? पीएम। कौन? पीएम, प्रधानमंत्री। भारत के संविधान की बात करें तो भाग 5 में कौन सा भाग रहे? भाग 5। अनुच्छेद की वाइज बात करें तो अनुच्छेद 52 से लेकर आपके 151 तक, 52 से लेकर 151 तक आपकी क्या है? संघ सरकार का उल्लेख। और 5वें भाग के प्रथम अध्याय है। 5वें भाग का भी प्रथम आपके अध्याय। इस अध्याय में कौन कौन से कितने अनुच्छेद है? तो 52 से लेकर आपके 58 तक, 52 से 58 तक आपकी क्या है? भाग जो 5 है, जिसमें फर्स्ट अध्याय में 52 से 58 तक अनुच्छेद रहने वाले हैं। संघीय कार्यपालिका का वर्णन है। किसका है? संघीय जो कार्यपालिका है, इस संघीय कार्यपालिका का वर्णन देखने को मिलता है किसमें? संघीय कार्यपालिका का वर्णन 52 से लेकर 58 तक, 78 तक। ठीक है, संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन है? राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है और साथ में एक है महान्यायवादी शामिल है। तो आपके इसमें जो संघीय कार्यपालिका है, इस संघीय कार्यपालिका में कौन कौन है? एक राष्ट्रपति है। किसका पति है? राष्ट्र का पति है। फिर आपके कौन है? उपराष्ट्रपति है। कौन है आपके? उपराष्ट्रपति है।
कौन है? उपराष्ट्रपति। अच्छा, फिर तो अच्छी बात है, फिर तो अच्छी बात है कि उपराष्ट्रपति क्या है इसमें आपके शामिल रहने वाला है। राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, और कौन है? और आपके हैं प्रधानमंत्री है। कौन है? प्रधानमंत्री। अच्छा, प्रधानमंत्री है तो उसकी पूंछड़ी मंत्रिपरिषद भी होगी। कौन होगी? मंत्रिपरिषद भी होगी। अच्छा, पूंछड़ी शामिल है तो पूंछड़ी के साथ में कौन है? आपके महान्यायवादी का। महान्यायवादी है या महान्यायवादी आपके भी शामिल होगा इसमें। महान्यायवादी, महान्यायवादी भी शामिल रहेगी। ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 52 भारत में राष्ट्रपति की आपके पद की व्यवस्था करता है और इसके अनुसार आपकी क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा अनुच्छेद 52 में कहा गया है। भारत में क्या है? भारत में एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति होगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। कौन कह रहा है? अनुच्छेद 52 कह रहा है। अच्छा, यह अनुच्छेद आपके संविधान का सबसे छोटा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, और ये जो 52वां है ये आपकी क्या है? संविधान का सबसे छोटा, सबसे छोटा लेकिन सबसे क्या है? महत्वपूर्ण है। सबसे क्या है? महत्वपूर्ण आपके यही अनुच्छेद है। ठीक है ना? सबसे क्या है? महत्वपूर्ण और सबसे छोटा कौन सा? 52वां अनुच्छेद है जो कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर आपके अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। और 53(1) की शब्दावली भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 7 से आपकी क्या है? काफ़ी प्रभावित है। जो 53(1) की शब्दावलियाँ हैं ये भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 7 से काफ़ी प्रभावित हैं। और इसमें कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें आपकी कहा गया है अनुच्छेद 53(1) है, इसमें आपके स्पष्ट रूप से कहा गया है, ये कहा गया है कि आपके संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। किसमें निहित होगी? कार्यपालिका की शक्ति संघ की जो राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह क्या है? संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों के अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53(2) है, इसके अनुसार संघ की सुरक्षा बलों का आपके सर्वोच्च आपके समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा और इसका प्रयोग विधि के द्वारा विनियमित होगा। इसका उपबंध तात्पर्य है कि आपके इसका उपबंध का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति अपने सैन्य शक्ति का प्रयोग संसद के द्वारा निर्मित विधि के अनुसार कर सकता है। तो 53(2) है, ये जो 53(2) है, 53(2) आपके स्पष्ट कहता है, 53(2) कहता है कि संघ की रक्षा के बलों का जो सर्वोच्च समादेश है ये राष्ट्रपति में निहित होगा। ठीक है, तो ये आपके मेन इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है। बाकी इसका प्रयोग विधि के द्वारा विनियमित होगा और उपबंध का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति अपने सैन्य शक्ति का प्रयोग क्या है? संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा निर्मित विधि के अनुसार आपके कर सकता है, स्पष्ट बात है। तो 51(1) हमने देखा, 52 ने देखा कि आपकी एक राष्ट्रपति होगा, सब आपकी क्या भारत में एक राष्ट्रपति होगा। 53(1) कहता है कि संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 53(2) कहता है अनुसार क्या? संघ की रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश आपके राष्ट्रपति में निहित होगा। अच्छा, संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित आपके उपबंध देखे तो देखिएगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आपकी 52 कहता है संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह अनुच्छेद 53 कहता है। और साथ में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल की बात 54 में करके रखी है। निर्वाचन मंडल की बात करके रखी है 54 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रणाली है, ये प्रणाली आपके 55 में है। तो 54 में क्या है? निर्वाचन मंडल है, निर्वाचक मंडल है। अच्छा, ये निर्वाचक मंडल है तो 55 में क्या है? पर 55 में आपके निर्वाचन की क्या है? प्रणाली है। क्या है? प्रणाली है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली 55 में और प्रणाली 55, प्रणाली 55, प्रणाली 55, प्रणाली 55, निर्वाचन मंडल 54, निर्वाचन मंडल 54। ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल है, ये कार्यकाल की बात आपकी किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 56 आपने सुना होगा, इस 56 में कार्यकाल की बात करता है। ठीक है, कार्यकाल की बात करता है। ओके, ठीक है। 57 पुनर्निर्वाचन के लिए आपके पात्रता है, पुनर्निर्वाचन। ठीक है,
पुनर्निर्वाचन के लिए क्या है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता 57 में है, और 58 में राष्ट्रपति के आपके निर्वाचित होने की अर्हताएं हैं। राष्ट्रपति की अर्हताएं आपकी देखने को मिलती है 58 में, अर्हताएं 58 में क्या है, अर्हताएं। अच्छा, 59 में क्या है, राष्ट्रपति पद हेतु आपकी क्या शर्तें हैं, 59 में क्या है, शर्तें हैं, 59 में शर्तें हैं, 59 में क्या है, शर्तें हैं। और राष्ट्रपति के द्वारा शपथ की बात ये 60 में कही गई है। 60 में शपथ, 60 शपथ, 60 शपथ 55 प्रणाली, 60 शपथ 55 प्रणाली। और 59 क्या है, 59 है शर्तें। अर्हताएं किसमें थी, अर्हताएं आपके प्रमुख रूप से 58 में थी, पुनर्निर्वाचन की बात 57 में थी, कार्यकाल 56 में था, निर्वाचन मंडल था 54 में, प्रणाली थी 55 में। ठीक है। राष्ट्रपति के पद पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो 61 में है, और राष्ट्रपति के पद की रिक्तता को भरने के लिए निर्वाचन करने का आपके समय है ये 62 में है। 62 क्या है, समय की बात करता है रिक्तता भरने के लिए। 65 आपके क्या, 65 है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के जो कर्तव्य का निर्वहन है। ठीक है ना, 65 में क्या है, उपराष्ट्रपति द्वारा क्या है, निर्वहन। 70 के आपके अन्य आकस्मिकताओं में आपके राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन है। अन्य जो आकस्मिकताएं हैं उनमें राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन है, ये 70 में है, अनुच्छेद 70 में है। अनुच्छेद 70 में क्या है, अन्य आकस्मिकताओं में आपके राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन है। अच्छा ठीक है। 70 के बाद 71 में क्या है, निर्वाचन से अपने विषय हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय हैं, ये 71 में आते हैं। राष्ट्रपति है, इसे राष्ट्र के पति के निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित आपकी क्या है, विषय से संबंधित क्या है, विषय है। इसमें ये 71 में है। 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, क्षमादान की शक्ति आपकी किसमें है, क्षमादान की शक्ति 72 में है। ओके, इनफ है ये। फिर 77 देखो, 77 आपकी बात करता है भारत सरकार के कार्यों के संचालन हेतु उपबंध करके रखे हैं। भारत सरकार के कार्य के संचालन हेतु उपबंध है। और 79 में राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होगा। संसद का अभिन्न अंग बनाया गया आपके किसमें, 79 में संसद का अंग बना दिया है किसमें, 79 में। 85 में संसद के सत्र हैं आपके, सत्रावसान है और लोकसभा का विघटन है। संसद के सत्रावसान और लोकसभा का विघटन ये 85 के अंतर्गत है। 85 में ये सारी चीजें हैं, 85 में आपकी ये सारी सब चीजें होगी, विघटन वगैरह। ठीक है। और 85 में ये चीज़ें होगी। 86 में सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार इसमें दिया गया है। और 87 में राष्ट्रपति की आपकी विशेष अभिभाषण की बात है, जैसे कि 175 और 76 में राज्यपाल की है, वैसे 86 और 87 में सदनों में अभिभाषण और संदेश भेजने का आपके राष्ट्रपति का अधिकार और संसद के राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ये 86-87 में। ठीक है। 103 में आपके सांसदों की अयोग्यता से संबंधित विवादों का निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा होगा। सांसदों की जो अयोग्यता संबंधी विवाद है उनका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा होगा, दल बदल के अलावा। 108 में संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक है। ये संयुक्त बैठक का प्रावधान 108 के अंतर्गत किसमें है, 108 में। 111 में आपके संसद के द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति। तो संसद के द्वारा पारित विधेयक है उस पर राष्ट्रपति की अनुमति किसकी बात किस पे कही गई है, 111 पे करके रखी। अच्छा, राष्ट्रपति की आपके अध्यादेश जारी करने की शक्ति आपके किसमें है, 123 में। 123 में ये आप काम कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। 143 में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय की राष्ट्रपति से क्या है, परामर्श करने की शक्ति पता है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 201 में राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की क्या है, अनुमति की बात 201 में आपके रखी है। अच्छा, 352 में राष्ट्रीय आपके आपातकाल है। 356 में राष्ट्रपति शासन है। 360 में वित्तीय आपातकाल है। और 361 में क्या है, राष्ट्रपति के विशेष अधिकार है। राष्ट्रपति के विशेष अधिकार हैं, यह आपके किस में है, 361 में।
अच्छा, आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं अनुच्छेद 58 की, और 58 अर्हताओं की बात करता है, योग्यताओं की बात करता है। अर्हताएं या योग्यताएं, देखो राष्ट्रपति के अनुच्छेद 58 में हेतु योग्यताएं दे रखी है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष है, ये 35 वर्ष की आयु है, ये आयु आपकी क्या हो जानी चाहिए, पूर्ण हो जानी चाहिए। ये क्या पूर्ण हो जानी चाहिए, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। किसकी, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता। और जब उपराष्ट्रपति की बात करें तो वो राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता रहना चाहिए। किसी लाभ के पद को आसीन न कर रहा हो, लाभ का पद है उसको आसीन नहीं कर रहा हो। 58 में ये प्रमुख रूप से शर्तें हैं। और इन योग्यताओं में जन्म से आपके नागरिक होने की योग्यता का वर्णन नहीं किया गया है। इन जो योग्यताओं में जन्म से नागरिक होने की योग्यता का वर्णन नहीं किया गया। राष्ट्रपति बनने तो आपके सामान्य नागरिकता की अपेक्षित है। यदि कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है तो राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने से पूर्व उसे उस पद से त्याग पत्र देना होगा। और अनुच्छेद 58 के अनुसार क्या राष्ट्रपति पद पर आपके निर्वाचन के संबंध में अपने निम्नलिखित 4 पद लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। इसका अर्थ है कि इन पदों पर आपके आसीन व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने से पूर्व उस पद से त्याग पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। कैसे, अगर वो राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति या राज्यसभा का सभापति हो गया, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति, या राज्यपाल हो गया केंद्र, और अथवा अपने राज्य सरकार के मंत्री हो गए, ये इसमें शामिल होंगे। अब 54 और 55 है जो आपके निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। 54 में आपके निर्वाचन मंडल है, 55 में 55 पे प्रक्रिया, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल आपके 54 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आपकी अप्रत्यक्ष रीति से कैसे होता है, प्रत्यक्ष जनता के द्वारा नहीं, अप्रत्यक्ष उनके प्रतिनिधि के द्वारा होता है। और एक निर्वाचन मंडल के आपके माध्यम से होता है। और इस निर्वाचन मंडल में शामिल कौन कौन होते हैं देखिएगा। संसद के दोनों सदनों के आपके निर्वाचित सदस्य होते हैं। संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। और शामिल नहीं होने वाले सदस्य है संसद के दोनों सदनों के जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जो जिनका मनोनयन होता है, वो शामिल नहीं होंगे। राज्य विधान आपके जो सभाओं के निर्वाचित सदस्य है, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य है, इसमें शामिल नहीं होंगे, ठीक है। आगे देखें, संघीय क्षेत्रों में विधानसभा, और जिसमें दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य है 70वां संविधान संशोधन 1992 के अनुसार, ये भी शामिल होंगे। लेकिन आपके राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होंगे। संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य बात करें तो 776, लोकसभा से 543, 233 राज्यसभा से, टोटल 776। राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वर्तमान में 28 राज्यों की विधानसभाओं में कुल 3900 आपके 33 निर्वाचित सदस्य हैं। अंतः ये सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में आपके शामिल हैं। तो 28 राज्यों की विधानसभाओं के कुल 3933 निर्वाचित सदस्य हैं, ये राष्ट्रपति के आपके निर्वाचन मंडल में सम्मिलित हैं, ठीक है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित जो सदस्य हैं 776 लोग, ये भी आपके निर्वाचन मंडल में शामिल रहेंगे। संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो संघ राज्य क्षेत्र है, उनके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। मूल संविधान में संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं किया गया था। लेकिन जो 70वां संविधान संशोधन हुआ, 70वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ, इस आपके संविधान संशोधन में अनुच्छेद 54 में एक स्पष्टीकरण जोड़ते हुए प्रावधान किया गया कि राज्य विधानसभा के अंतर्गत दिल्ली तथा पांडिचेरी आपके संघ का राज्य क्षेत्र की 54 के आपके अनुच्छेद 54 में एक स्पष्टीकरण जोड़ते हुए क्या कहा कि राज्य सरकार के अंतर्गत दिल्ली व पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा भी शामिल होगी, जब से आपके दिल्ली विधानसभा के 70 और पांडिचेरी विधानसभा के 30 निर्वाचित सदस्य भी शामिल हो गए। तो ये अच्छा मास्टर स्ट्रोक उन्होंने खेला। और फिर जम्मू कश्मीर के पहले राज्य था जो कि क्या है, वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्र बन चुका है। जम्मू कश्मीर पहला राज्य था जो वर्तमान में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र बन गया है। इसकी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने के लिए विधानसभा संशोधन करना होगा। विधानसभा के सदस्य हैं, उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने के लिए संविधान संशोधन करना होगा। और 2022 के चुनाव में जम्मू कश्मीर के विधानसभा के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। किसने, विधानसभा के जो सदस्य थे उन्होंने भाग नहीं लिया था। और जम्मू कश्मीर के आपके जो संघ राज्य क्षेत्र बनने के बाद भी अभी तक वहाँ भी आपके विधानसभा चुनाव नहीं हुए। जम्मू कश्मीर के आपके राज्य क्षेत्र बनने के बाद भी अभी तक वहाँ विधानसभा के चुनाव नहीं हुए। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में वर्तमान में 776 सांसद है और 400 आपके 33 विधायक भाग लेते हैं। जम्मू कश्मीर के 90 सदस्य आपके भाग नहीं लेते हैं। अच्छा, 90 सदस्य हैं जो यहाँ के भाग नहीं लेते हैं आपके।
और आगे की बात देखें तो ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं लेकिन उसके महाभियोग से भाग नहीं लेते। तो ऐसे आपके विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य हैं, ऐसे सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं लेकिन उनके महाभियोग में भाग नहीं लेते, तो विधानसभा में निर्वाचित सदस्य हैं। ये मेरे हिसाब से निर्वाचित नहीं होने से आपके मनोनीत सदस्य होने चाहिए, निर्वाचित। अच्छा ठीक है, विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य हैं, तो इसमें आपकी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते। वे सदस्य जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते परंतु उसके महाभियोग में भाग लेते हैं, वो है संसद के मनोनीत सदस्य। देखो, मनोनीत जो संसद के सदस्य हैं वो आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग नहीं लेते, लेकिन जो ये मनोनीत सदस्य जो प्रमुख रूप से राज्यसभा के होते हैं, ये महाभियोग में जरूर भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में आपके मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, लेकिन लोकसभा में मनोनीत 2 आंग्ल भारतीय सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का हिस्सा नहीं होते। लोकसभा मनोनीत आपके आंग्ल भारतीय जो सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं लेते, लेकिन यदि कोई आंग्ल भारतीय व्यक्ति संसद के किसी सदन या राज्य विधानसभा का निर्वाचन सदस्य हो तो वह राष्ट्रपति के आपके निर्वाचन मंडल का सदस्य होता है। यदि क्या है, कोई आंग्ल भारतीय व्यक्ति संसद के किसी सदन या राज्य विधानसभा का निर्वाचित सदस्य हो तो वो क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का सदस्य होगा। अगर मनोनयन हो रहा है तो नहीं होगा। डेरेक ओ ब्रायन पहले आंग्ल भारतीय आपके व्यक्ति हैं जिन्होंने 2012 में राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिया था, और डेरेन ओ आपके ब्रायन 2011 में पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस से आपके राज्यसभा में शामिल सदस्य थे। डेरेक ओ ब्रायन। निर्वाचन की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 55 के अंतर्गत देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी मतदाताओं के मतों का आपके मूल्य समान नहीं होता, क्योंकि इस चुनाव में सांसद और विधायक दोनों भाग लेते हैं। तो दोनों अलग अलग जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो दोनों का मत मूल्य एक जैसा होना संभव है नहीं है। आपके विधानसभा तो बहुत कम लोगों को क्या है शामिल करते हैं, लेकिन आपके जो सांसद होते हैं ये बहुत सांसद लोग क्या है, बहुत ज़्यादा लोग इसमें आपके रहते हैं। मत मूल्य के निर्धारण के लिए 2 सिद्धांत अपनाए गए हैं। एक है एक रूपता का सिद्धांत और एक आपके कौन सा है, सम मूल्य का आपके सिद्धांत। तो देखिएगा, अनुच्छेद 55A के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापन में आपकी यथासाध्य एक रूपता होगी। यह सिद्धांत विधायकों के मतों के मूल्य के आपके निर्धारण करने के लिए अपनाया जाता है। यह सिद्धांत है, ये विधायकों के मतों के मूल्यों के निर्धारण करने के लिए अपनाया जाता है, और इनके तहत जनसंख्या के आधार पर आपके मत मूल्य का निर्धारण किया जाता है। देखो, एक रूपता का सिद्धांत 55A के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में अलग अलग जो राज्य के प्रतिनिधि हैं उनके मापन में यथासाध्य एक रूपता होगी, और इस सिद्धांत आपके विधायकों में मतों के मूल्यों के निर्धारण करने के लिए अपनाया जाता है। इसके तहत जनसंख्या के आधार पर आपके मत मूल्य का निर्धारण किया गया है। एक विधायक का मत मूल्य अगर ज्ञात करना है तो राज्य की कुल जनसंख्या बट्टा आपकी विधानसभा की निर्वाचित सदस्य, राज्य की जो कुल जनसंख्या है उसमें भाग दिया विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का, फिर